पिशाचिनी लोक की नई राजमाता अपनी आत्मकथा को भावुक भरे स्वर में सुनाती जा रही थी। उसकी कहानी सुनकर अभी तक तो ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ था जैसा पिशाचिनी बोली थी। सिर्फ प्यार, मोहब्बत और ग्लैमर की बातों तक ही सुना पाई। लेकिन उसकी आत्मकथा के कुछ हिस्से सुनने से यह अनुभव जरूर हो रहा था कि इसकी कहानी वास्तविक में औरों की कहानी से जरूर अलग है। मैं बोला, अब आगे बताओ। पागल पिशाचिनी अपनी आत्मकथा को आगे बढ़ाते हुए बोली, मैं अपने शूटिंग में इतना व्यस्त हो गई कि कभी कभी 10 दिनों तक लगातार अपने पति और परिवार से दूर रहने लगी। सिर्फ एक समर ही था जो हमेशा मेरे साथ रहता था। मुझे परिवार से दूर रहने पर, मेरे पति से पूछे जाने पर कभी कभार उन्हें अपने और मेरे दोनों के घर वालों के असंख्य प्रश्नों का उत्तर तो देना ही पड़ता था। साथ ही नाता, रिश्तेदार, सभा समाज से भी जूझना पड़ता था। सभी कहते थे कि इतनी छूट से पत्नी बिगड़ जाएगी। ग्लैमर की दुनिया में नशे को भी फैशन माना जाता है और एक बार यह लत लग गई तो फिर व्यक्ति चरित्र से भी गिर जाता है। मांस, मदिरा, चमक दमक और नग्नता की हद तक खुले वातावरण में कोई खुद पर संयम भी कब तक रख सकता है। पर रौनक पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। उन्हें तो इस बात की भी परवाह नहीं होती थी कि जब पीठ पीछे लोग उन्हें बीवी की कमाई पर ऐश करने वाला दल्ला तक कह जाते थे। जाने किस मिट्टी से बने थे वे। मैं उनके जितनी मजबूत नहीं थी। मैं तो इन बातों को सुनकर अपना आपा खो देती थी। कई बार मॉडलिंग छोड़ देने को भी तैयार हो गई, पर रौनक ने मुझे समझा लिया। उन्होंने मुझे अपने प्रेम का वास्ता दिया और मुझसे यह वादा लिया कि किसी भी परिस्थिति में मैं ग्लैमर की दुनिया से वापसी नहीं करूंगी। वे मुझसे इतना प्रेम करते थे कि अपने पिता बनने की इच्छा को भी उन्होंने मार दिया था। जब कभी मैं मां बनने की इच्छा जाहिर करती तो कहते, अभी वह समय नहीं आया, अभी तुम्हें फिल्मों में काम करना है, अपना करियर बना लो, फिर देखा जाएगा। पर फिल्मों में काम मिलना इतना आसान नहीं था। फिल्मी दुनिया में कई खानदान अपना वर्चस्व बनाए हुए थे। वे बाहरी कलाकारों को टिकने ही नहीं देते थे। लंबा संघर्ष करके अगर कोई पहुंचता भी था तो उसे फ्लॉप करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। वहां बहुत ही गंदी राजनीति होती थी। वहां की गंदी राजनीति का अनुभव होते ही रौनक ने एक राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन कर ली और उसमें आगे बढ़ते गए। उनकी राजनीतिक पहुंच का मुझे बहुत लाभ मिला। मैं बिना किसी शोषण का शिकार हुए ग्लैमर की दुनिया में बनी रही। फिर भी फिल्मों में मुझे छोटे मोटे रोल ही मिले। मुझे लीड रोल कभी नहीं मिला। वहाँ एक से एक कमसीन, टैलेंटेड और ग्लैमरस हीरोइनें थी। स्टार चाइल्ड्स का भी बोलबाला था। मुझे लगने लगा था कि मॉडलिंग की दुनिया ही मेरे लिए सही है। जिंदगी मजे से गुजर रही थी। दोनों के परिवार वाले अब खुश थे क्योंकि सबकी स्थिति में पहले से 1000 गुना ज्यादा बदलाव आ चुका था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। नाम, शोहरत, पैसा इंसान को जमीन से आसमान तक पहुंचा ही देता है। पर कहते हैं ना कि सब दिन होत ना एक समान। हमारे दिन भी बदलने शुरू हुए। ऐसा तब हुआ जब अचानक रौनक की तबीयत खराब हो गई। जाने उन्हें किस रोग ने अपना शिकार बना लिया था कि वे घुलते जा रहे थे। डॉक्टर उनकी बीमारी पकड़ ही नहीं पा रहे थे। बीमारी इतनी बढ़ी कि डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट करने की सलाह दी, पर वे मानते ही नहीं थे। जरा सा तबीयत ठीक लगती वे पार्टी दफ्तर चले जाते और फिर वहां से उन्हें लाद कर ही घर वापस लाना पड़ता। उनकी हालत देखकर मैंने सोच लिया कि अब मुझे खुद उनका ध्यान रखना है। मैंने अपना अधूरा काम जल्दी जल्दी पूरा किया और अपने काम से ब्रेक लेकर तन मन धन से उनकी देखभाल करने लगी। अब मैं रात दिन उनके पास बनी रहती थी। एक दिन वे बड़ी मायूसी से बोले, दामिनी, मुझे नहीं लगता कि मैं बचूंगा। क्या मेरे बाद कोई निशानी इस दुनिया में नहीं रहेगी? मेरा कोई अंश, मेरा कोई प्रतिरूप नहीं होगा? उनकी आंखों में अपनी संतान देखने की चाह लपटे मार रही थी। मेरा मन ना जाने कैसा कैसा होने लगा। एक तरफ मेरा करियर था, सुनहरा भविष्य था, दूसरी तरफ मेरा प्यार और उसकी इच्छा। मैंने सोच लिया कि मैं इनकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। उस रात मैं दुल्हन की तरह तैयार हुई, कमरे को सुहाग कक्ष की तरह सजाया और उनसे जी भर के प्यार किया। वे कमजोर थे, इसलिए पति की ज्यादातर भूमिका मैंने ही निभाई, उन्हें पूरा सहयोग दिया। हम रात भर पूरी तरह प्यार में डूबे रहे।
सुबह को जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई, वे भी बेसुध सो रहे थे। जब मैं जागी तो भी वे गहरी नींद में थे। उनके बाल बिखरे हुए थे, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और होंठों पर एक मोहक मुस्कान थी। शायद वे अपने प्रतिरूप के सपने देख रहे थे। मैं मुस्कुराती हुई चुपके से बिस्तर से उतरी और बाथरूम चली गई। नहा धोकर उनकी पसंद की साड़ी पहनी, पूरा मेकअप किया और सिंदूर लगाने के लिए सिंदूर की डिबिया उठाई। अचानक जाने कैसे मेरे हाथ से सिंदूर की डिबिया जमीन पर गिर पड़ी और सारा सिंदूर फर्श पर बिखर गया। मैं घबराकर जमीन पर से बिखरे सिंदूर को उठाकर वापस सिंदूर की डिबिया में रखने लगी। मेरे हाथ लाल हो गए। किसी अनहोनी होने की आशंका से मेरा दिल कांपने लगा। मैं अंधविश्वासी नहीं थी, फिर भी सिंदूर गिरने से मेरा मन किसी भावी आशंका से कांप उठा था। मैं दौड़ती हुई अपने कमरे में आई। मेरे पति रौनक अभी तक सुख की नींद में सोए पड़े थे। मैंने उनके माथे पर बिखरे बालों को प्यार से उनके सिर के पीछे समेटा तो चौंक पड़ी। उनका माथा बर्फ की तरह ठंडा था। मेरे मुंह से जोर से चीख निकली और फिर जैसे मुझे कांट मार गया। मेरी चीख सुनकर सबसे पहले मेरी सास दौड़ती हुई आई। उनके पीछे घर के अन्य सदस्य थे। वे मुझे जमीन पर शून्य पड़ी देखकर सब कुछ समझ गए थे। फिर भी अपने इत्मीनान के लिए वे रौनक को हिला डुला कर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद ही रोने पीटने के स्वर से मेरा घर भर गया। मैं अभी तक उसी दशा में बैठी थी। अचानक मेरी सास मुझे झकझोर दिया और जोर जोर से चिल्लाई, डायन मेरे फूल से बेटे को खा गई। अरे ऐसी क्या आग लगी थी तुझे कि मेरे अधमरे बेटे से अपनी हवस पूरी करने पर तुल गई। वे छाती पीट पीट कर रो रही थी और अनाप शनाप कुछ भी बक रही थी। उनका टारगेट मैं थी। उनकी बात मैं सुन रही थी, पर मेरी देह में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। न तो मेरी आंखों में आंसू थे, न मैं कुछ बोल रही थी। मैं गहरे सदमे में थी। मेरी सास सबसे मेरी शिकायत कर रही थी, मुझे कोस रही थी, श्राप दे रही थी। जाने स्टोनहीन ने कौन सा टोना टोटका किया था कि मेरे बेटे को अपनी सुध ही नहीं रहती थी। बस इसी के लिए जीता था और इसी के लिए मर गया। हाय मेरा होनहार बेटा। घर के बाकी सदस्य सास को संभाल रहे थे। मेरे प्रति सबकी नजरों में घृणा के भाव थे। उनकी नजरें कह रही थी कि देखो पति मर गया पर रो तक नहीं रही है। धीरे धीरे कॉलोनी के लोग जमा हो गए। फिर रिश्तेदार नातेदार आने लगे। रौनक को बेड से उतारकर जमीन पर लिटाया जा चुका था। मैं अपने कमरे के उसी कोने में जमीन पर बेसुध सी बैठी थी। नई दुल्हन सी सजी संवरी, कपड़े बदलने या मेकअप उतारने का मुझे होश ही कहाँ था। किसी का भी ध्यान मेरे तरफ नहीं था। कोई भी मुझे सांत्वना नहीं दे रहा था। सभी ने मुझ पर एक नज़र जरूर डाली, पर उन नज़रों में मेरे प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। किसी को मेरे दुख का अनुमान तक नहीं था। सबको लग रहा था कि ये तो हीरोइन है, इसका क्या, कल किसी और को पकड़ लेगी। पर माँ को तो दूसरा बेटा नहीं मिलेगा, भाई बहन को तो उनका भाई नहीं मिलेगा। समाचार सुनकर मेरे मायके वाले आए। मेरी माँ का ध्यान मेरी तरफ गया। वे रोती बिलखती मेरे पास आई और मुझे सीने से लगाकर रोने लगी। मेरे भाई बहन भी मेरे पास ही बने रहे। माँ उनसे कह रही थी कि इसे रुलाना जरूरी है, वरना इसका दुख कलेजे में जम जाएगा, फिर तो यह भी नहीं बचेगी। सभी मुझे झकझोर रहे थे। मेरे पति रौनक के मर जाने का जिक्र कर रहे थे, उसकी अच्छाइयों का गुणगान कर रहे थे, पर मुझ पर जैसे कोई असर ही नहीं था। बाहर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वे अपनी पार्टी के लोकप्रिय नेता ही नहीं, बेहद अच्छे इंसान भी थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस भी आ गई थी। उनकी शव यात्रा में हजारों की भीड़ थी। जो भी सुनता भागता हुआ चला आता। भरी पूरी जवानी में उनका यूं चला जाना सबको रुला रहा था। बस मुझ पापिन की आंखों में आंसू नहीं थे। मेरी आंखों में दूर दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ था। कब मेरे हाथों से चूड़ियां तोड़ी गई, कब माथे से टीका सिंदूर पोंछा गया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। सास ने मेरी माँ से स्पष्ट कह दिया कि अब यह मेरे घर में नहीं रह सकती। बेटे की चिता के साथ इससे हमारे रिश्ते भी जल जाएंगे। सारी औपचारिकता के बाद आप इसे मेरी आंखों के सामने से ले जाएं। मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहती। माँ उनकी बात को बेटे की मौत से टूटी माँ का प्रलाप सुनकर चुप थी। उनकी चिंता मेरी हालत को लेकर थी।
पागल पिशाचिनी की बातें सचमुच में दिल को झकझोर देने वाली थी। उसकी कहानी वास्तविक में पृथ्वी पर किसी के साथ ऐसा ना बीता हो, इस प्रकार की कहानी वो सुनाती जा रही थी। पिशाचिनी बीच बीच में अपनी आत्मकथा को बताते हुए कभी कभी भावुक होकर रो पड़ती थी।